Hello everyone. Today we will discuss the life process from class 10 and chapter 5 life process. लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ने से पहले इस चैप्टर में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, हमारी बॉडी से रिलेटेड जो भी प्रोसेसिंग होती है वो इसके अंदर आती है। लाइफ मीन्स जो हम लाइफ जी रहे हैं वो उसमें कौन कौन सी ऑर्गेनिल्स हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो प्रोसेसिंग करके लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। लाइक एज डाइजेशन विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, हम खाने को पचाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। रेस्पिरेशन, हम किस तरीके से सांस लेते हैं। लाइक एज सर्कुलेशन, हमारी बॉडी में ब्लड किस तरीके से ट्रांसपोर्ट सर्कुलेट होता है और कैसे फूड और ऑक्सीजन और वाटर हमारी ऑल ओवर द बॉडी में पहुंचता है। तो हमारी बॉडी की सेल्स में जो भी एक्टिविटी हो रही है, यानी सेल अगर रेस्पायर कर रही है, सेल में ऑक्सीजन की सप्लीमेंट्री हो रही है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है फूड का, मिनरल्स का, वाटर का, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, फूड को हमारा जो है स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर किस तरीके से डाइजेस्ट होता है, और उसके बाद वेस्ट मटेरियल किस तरीके से रिमूव होता है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस लाइक एज डाइजेस्टिव प्रोसेस, सेकेंड इज रेस्पिरेटरी, थर्ड वन इज excretory, fourth one is transportation, and different types of locomotory system which are present in our body. So bone से related हम study करेंगे. So let's start with me. Life process में हमारा criteria to decide whether something is alive. Whether something is alive, अगर क्या कह रहे हैं कि जितने भी आप जानवर देख रहे हो सारे ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, ये बताइए मुझे। लिविंग है, ओके। तो लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंस है। लिविंग होते हैं वो रेस्पायर करेंगे, ऑक्सीजन सप्लीमेंट्री होगी उनमें, न्यूट्रिशन लेंगे, और सेल उनकी कैसी होगी, एक्टिव होगी, एनर्जी उनकी एटीपी के फॉर्म में रिलीज होगी। सो नॉन लिविंग पार्ट कौन से होंगे, बॉडी में उनका लिविंग में मूवमेंट होगा, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के बॉडी वर्क करेगी। तो हम कैसे हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जबकि नॉन लिविंग थिंग क्या है, बोर्ड, ये हिल तो नहीं सकता, हमारे एक्सटर्नल फोर्स लगाने से ही ये जो बोर्ड है वो बाहर आएगा। चेयर इज ऑल्सो एग्जाम्पल्स, मोबाइल इज ऑल्सो एग्जाम्पल, पेन इज ऑल्सो एग्जाम्पल, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर द कॉन्सेप्ट? सो नाउ the most important criteria to decide whether something is alive is movement. So it depends on the movement. Easy. Movement पे depend करेगा. So movement, all living things move without any external help. बिना किसी help से जब कोई भी living organism मूव करेगा, कुछ movement easily visible होंगे, जैसे body parts के movement, हाथ को मैं इधर हिला रही हूँ, ऐसे यहाँ इनको हिला रही हूँ, जैसे मैं चाहूँ अपनी बॉडी का मूवमेंट करा सकती हूँ। सम मूवमेंट्स आर नॉट इजीली विजिबल, जैसे मॉलिक्यूलर मूवमेंट प्रेजेंट इनसाइड द मॉलिक्यूल्स। अब मुझे पता है कि मैंने मॉर्निंग में खाना खाया था और ऑक्सीजन सप्लाई मिक्स करके ऑक्सीजन वाटर के अंदर, बॉडी के अंदर एंटर कर गया। सो ऑक्सीजन रिएक्ट विद द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स और उससे क्या हो गया, CO2 और वाटर में कन्वर्जन हुआ। सो CO2 बाहर निकल जाती है सेल्स के थ्रू और कुछ वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में, और वाटर जो हमारी बॉडी में यूटिलाइज हो जाता है। तो ये सारी प्रोसेस हमें दिखाई तो नहीं दे रही। मॉलिकुलर मूवमेंट बॉडी के अंदर हो रहे हैं, ऑक्सीजन से डिफ्यूजन प्रोसेस हो रही है, ऑक्सीजन का अंदर आना, ब्लड के साथ मिक्स होना, CO2 का बाहर निकलना। सो ये सारी प्रोसेस हमें दिखाई नहीं दे रही है। मॉलिकुलर मूवमेंट जब सेल और टिश्यू में हो रहा है वो नेसेसरी है लाइफ प्रोसेस के लिए। मैंने बता दिया मूवमेंट इज नेसेसरी फॉर द लाइफ प्रोसेस। सो सेल आपने पढ़ा था 9th क्लास में, सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज नोन एज सेल। और सेल, ग्रुप ऑफ सेल जब एक साथ कंबाइन होते हैं तो मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये आप देख रहे हो जितने भी एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं, मॉलिक्यूल्स, CO2, O2, फिशेस की बात कर रहे हैं हम, ये आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं।
तो दीज आर रीजन है लिविंग थिंग्स का लाइफ प्रोसेस किस में होगी, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उसमें। Next is life process. Life process are the basic process in living organism. Living organism में ये सबसे basic process है life process which are necessary for maintaining their life. Life को maintain करने के लिए आवश्यक है life process का होना, digest करना food का, nutrition लेना, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे क्या है बेसिक लाइफ प्रोसेस हैं। कौन कौन से हैं, लाइक एज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। सो न्यूट्रिशन में हम क्या करते हैं, इट इज अ प्रोसेस इन विच वी विल टेक द फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। तो हम फूड को ले रहे हैं तो हम कैसे हेटरोट्रॉपिक नेचर के हैं, its utilization by the body for life process. Respiration, transportation and excretion, these are the process name. So life process, basic life process, nutrition, the process of taking food by an organism and its utilization by body for life process. हमारी बॉडी के द्वारा जो न्यूट्रिशन लिया जाता है वो न्यूट्रिशन जो है हमारे माउथ बक्कल कैविटी से होता हुआ हमारे कहाँ जाता है, ऑइसोफेगस में। ऑइसोफेगस के बाद वो सीधे एंटर करता है स्टमक में, देन स्टमक के बाद वो एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन में। आफ्टर दैट रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल थ्रू द एनस इन द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। सो वी विल डिस्कस लेटर। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे हमने जो फूड लिया वो बर्न हो रहा है। रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग इज टोटली डिफरेंट। रेस्पिरेशन प्रोसेस में जो हमने फूड लिया है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में स्प्लिट होगा और वो CO2 हमारी सेल्स के बाहर चले जाएगा डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, और वाटर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू डिवाइड हो जाएगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, और वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड के थ्रू मिक्स हो जाएगा और ऑल ओवर द बॉडी को ट्रांसपोर्ट होगा। So respiration is a process in which food is burned in the cells of body with the help of oxygen to release energy. हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है जहाँ पे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाते हैं और एनर्जी जो है वो रिलीज होती है किस फॉर्म में, ATP के फॉर्म में। तो ये प्रोसेस कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन नाम से आ रहा है, ट्रांसपोर्ट करेंगे हम एक जगह से दूसरी जगह को, फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल को। ऐसे ही हमारी बॉडी में फूड, वाटर, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट जो है जो कैरिड होते हैं एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट्स की तरफ। जैसे फूड है, ऑक्सीजन है, वो कंबाइन होगी हमारी बॉडी में, ऑल ओवर द बॉडी में कैसे पहुंचेगा, थ्रू द ब्लड, थ्रू द सेल्स। हर एक सेल्स को खाना चाहिए तो कैसे पहुंचेगा वो फूड हमारा ब्रेक डाउन होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होगा और फिर वो एंटर करेगा ऑक्सीजन के साथ मिक्स होके वो फूड हमारा क्या होगा, ऑल ओवर द बॉडी सप्लाई होगा। सेम एज वाटर एंड ऑक्सीजन, वाटर हमारा स्प्लिट होकर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, फिर वो ऑक्सीजन यूटिलाइज होगा, वाटर हाइड्रोजन जो है वो मेम्ब्रेन में को बनाने में हेल्प करेगा, सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करेगा। वेस्ट मटेरियल जितना भी होगा वो हमारे यूरिन के थ्रू पास आउट होगा और हमारे जो हम एनएस के थ्रू वेस्ट मटेरियल रिमूव होगा। एक्सक्रीशन वेस्ट मटेरियल, यानी इस प्रोसेस में क्या होगा, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होंगे रिमूव होंगे बॉडी से। सो यू कैन सी द इमेज हियर, yes, there are 4 major. फर्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, कैसे फूड जो है बक्कल कैविटी से होता हुआ फूड हमारे एंटर कर रहा है ऑइसोफेगस में,
ऑइसोफेगस से होता हुआ ये हमारे कहाँ गया, ये ऊपर राइट साइड में लिवर होता है, और ये हमारा क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्टमक में, स्टमक में यहाँ पे हमारे जाने के बाद फिर यहाँ पे एक पोर होता है, उस पोरस के थ्रू पार्ट के ही हमारा क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ फिर ये गया हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से वेस्ट मटेरियल जो है एनएस के थ्रू बाहर निकल गया, रेक्टम के थ्रू बाहर निकल गया। ये हमारा है डाइजेस्टिव सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखें यहाँ पे है नेजल कैविटी, यहाँ हमारे नॉस्ट्रल्स है, नॉस्ट्रल से हमारी एयर एंटर की, एंटर करने के बाद हमारा आगे की साइड में ओरल कैविटी है और पीछे हमारा ये हमारा नेजल कैविटी वाला पार्ट है, आगे ओरल कैविटी है, बक्कल कैविटी। ये नेजल फैरिंग्स, नेजल कैविटी से होता हुआ ये गया नेजल फैरिंग्स के थ्रू, फैरिंग्स से होता हुआ लैरिंग, ये गया हमारा एपिग्लोटिस, ये ढक्कन होता है जब हम कोई भी फूड जो होता है और ऑक्सीजन एक साथ जाता है तो फूड पाइप को जो है वो बंद, फूड पाइप और ऑक्सीजन दोनों साइड कंडीशन जो है एक साथ नहीं होती, तो एपिग्लोटिस ढक्कन है जो फूड की एंट्री को रोकता है। लैरिंग्स है ये यहाँ पे, लैरिंग्स पर ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ये गया डिवाइड हो जाता है ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई फिर फर्दर डिवाइड हो जाती है ब्रोंकियोल्स में, और यहाँ पे होते हैं एल्विलाई, एल्विलाई में होता है गैसियस एक्सचेंज, ऑक्सीजन एंटर करता है, CO2 बाहर निकलता है। तो ये डायफ्राम, यू कैन सी द डायफ्राम, ये होते हैं एल्विलाई। डायफ्राम जैसे जैसे हम सांस लेते, ब्रीदिंग लेते हैं तो हमारा डायफ्राम जो होता है वो डोम शेप का होता है, और जैसे हम तो हमारा जो डायफ्राम है वो ऊपर की तरफ चला गया यानी फ्लैट हो जाता है, और जैसे हम ब्रीदिंग आउट करते हैं, ब्रीदिंग आउट ब्रीद इन करने पे हमारा डायफ्राम फ्लैट हो जाता है। जैसे हम ब्रीदिंग आउट करते हैं तो क्या होता है डायफ्राम हमारा वापस से एज इट इज हो जाता है। ये हमारा डायग्राम दे रखा है इसका, ये है, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, दिखाई दे रहा है। ये हमारा डायग्राम है ट्रांसपोर्टेशन का, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल। ब्लड ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है, ये हमारा जो है हार्ट है, हार्ट में यहाँ पे ये है हमारा, यहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड दो पार्ट में डिवाइड होता है, और यहाँ पे है इन्फीरियर वेना केवा, जहाँ से इन्फीरियर वेना केवा से इम्प्योर ब्लड आता है, तो हमारा लिवर से हो, चाहे वो हमारा किडनी से हो, चाहे वो हमारा ट्रंक और लेग्स नीचे वाले रीजन से हो, चाहे हमारे ऊपर वाले ब्रेन और यहाँ से शोल्डर से हो, सुपीरियर वेना केवा से, इस तरीके से यहाँ पे ब्लड जो है हमारा कहाँ आता है, हमारा यहाँ आता है, दैन वो एंटर करता है यहाँ से, एंटर करने के बाद फिर वो प्यूरिफाई होके फिर वो यहाँ पे लंग्स में जाता है, लंग्स में जाके प्यूरिफाई होता है, प्यूरिफाई करने के बाद वो आयोटा के तो फिर इस वाले चैम्बर में आता है, राइट चैम्बर में, और फिर यहाँ से आने के बाद फिर वो वापस इस तरीके से जो है ऑल ओवर द बॉडी, फिर वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, किडनी में, लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी एंड इधर अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑल्सो शोल्डर्स, यहाँ तक ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसके साथ साथ हमारे ऑक्सीजन, वाटर, फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट होते हैं। यहाँ हमने लास्ट में स्लाइड में दे रखा है किडनी कि कैसे वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट होता है। किडनी है ये, किडनी है ये, किडनी में यहाँ पे किडनी के जो पार्ट होता है उसको नेफ्रॉन बोलते हैं, नेफ्रॉन का ये पार्ट है, तो यहाँ पे जो है इंफीरियर एओर्टा है, यहाँ पे इम्प्योर ब्लड है और यहाँ पे प्योर ब्लड है। किडनी में जो इम्प्योर ब्लड है वो किडनी में जाके फिल्टर होता है, फिल्टर होने के बाद प्रोसेस जो होती है वेस्ट मटेरियल यहाँ यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। सो वी विल डिस्कस लेटर वन बाय वन, वी विल डिस्कस द ऑल प्रोसेस। सो यहाँ तक समझ में आया, अच्छे से समझ में आया, नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करो, पॉज करके दोबारा से रिपीट करो, समझ में ज़रूर आ जाएगा। सो फर्स्ट हेडिंग इज nutrition. What is nutrition? What is the mode of nutrition? How we will take the nutrient? And we are autotrophic in nature or heterotrophic in nature? बताओ सभी लोग, हम कैसे हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं या हेटरोट्रॉफिक है, अपना खाना खुद बनाते हैं या प्लांट से लेते हैं? सो वी ऑल आर
ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। सो न्यूट्रिशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे क्या है, हम फूड को ले रहे हैं, ऑर्गेनिज्म जब फूड लेता है उसको बॉडी में यूटिलाइज करता है, बॉडी में जो एक्टिविटीज़ हैं, यानी बिल्ड द बॉडी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रिपेयरिंग ऑफ द डैमेजिंग पार्ट ऑफ द बॉडी एंड फॉर एनर्जी। हमें अगर हम फूड नहीं लेंगे तो हम क्या होगा, हमें एनर्जी कहाँ से आएगी? जब तक हम फूड नहीं लेंगे तब तक हमें एनर्जी कहीं से नहीं मिलेगी। तो इसके लिए हमें क्या है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और एनर्जी हमें किससे मिलती है? फूड से मिलती है। सो यू कैन सी द पार्ट्स हियर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, लाइफ हमारी। सो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम फूड को ले रहे हैं, वो फूड हमारी बॉडी को बिल्ड कर रहा है, हमारी बॉडी को बना रहा है अच्छे से, हमारी जितनी बॉडी में डैमेज पार्ट्स हैं उनको रिपेयर करने का काम करेगा, हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है हमारी बॉडी का, और हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। वो सब कौन कर रहा है? फूड सप्लीमेंट कर रहा है। और हमें अच्छी क्वालिटी का फूड लेना चाहिए, हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन जिसमें मिले वो वाले प्रोडक्ट लेने चाहिए। जिस भी प्रोडक्ट में अगर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स नहीं है तो वो बेकार का प्रोडक्ट है। फैट नहीं है, अगर उसमें विटामिन्स नहीं है, तो ऐसे प्रोडक्ट लेने से हमारी बॉडी को कोई फ़ायदा नहीं होगा, और ना हमारी बॉडी में एनर्जी में रिलीज होगी। तो हमें अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट लेना चाहिए जिसमें बहुत रिच हाई क्वांटिटी में प्रोटीन्स और विटामिन्स हों। सो लाइफ अर्थ पे डिपेंड करती है कार्बन पे और कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पे, और मोस्ट ऑफ द फूड जो होते हैं वो कार्बन बेस्ड होते हैं। आपने देखा होगा कार्बोहाइड्रेट किसके बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के बने हुए होते हैं। सो कार्बन रॉ मटेरियल, आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फूड और वाटर एंड एयर। तो जितने भी आउटसाइड रॉ मटेरियल्स होते हैं वो यूज करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो कौन कौन से हैं? फूड, वाटर एंड एयर। एयर के अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डिफरेंट टाइप्स की गैसेज होती हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होती हैं, वो यूटिलाइज हो जाती हैं। फूड भी हम, वाटर भी हम बाहर से लेते हैं, फूड भी हम प्लांट जो फूड बनाते हैं उनको हम इनटेक करते हैं। So modes of nutrition, there are two type modes of nutrition. First is autotrophic, second is heterotrophic. Autotrophic, auto means स्वयं, जो अपना खाना खुद बना रहे हैं वो ऑटोट्रॉफिक नेचर के होते हैं, और जो दूसरों पे डिपेंड है वो हेटरोट्रॉफिक नेचर के होते हैं। सो वी ऑल आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। सो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना रहे हैं सिंपल और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। So all green plants and some bacteria like mycoplasma or BPLO and blue-green algae, these are the bacteria, right, which make the own food. So all green plants are make the food in the presence of this process is known as, क्या बोलते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं उस प्रोसेस का नाम क्या होता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। So next is heterotrophic in nature. heterotrophic जो ऑर्गेनिज्म जो है फूड को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम प्लांट से लेते हैं। तो वी ऑल आर एनिमल्स, वी विल टेक द फूड फ्रॉम द प्लांट्स। अगर हम हर्बीवोरस की बात करें, और क्या है? हर्बीवोरस और ओमनीवोरस और कार्निवोरस, इस तरीके से होता है। तो हर्बीवोरस जो शाकाहारी हैं, यानी जो सिर्फ प्लांट पे डिपेंड करते हैं, और प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, तो उस फूड को हम ले रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में। तो सारे एनिमल्स हैं, फंगस है, कुछ बैक्टीरिया है, वो कैसे हैं? हेटरोट्रॉफिक इन नेचर। सो टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक देख लेते हैं यहाँ पे। सो देयर आर three main types of heterotrophs, like as heterotrophic nutrition, saprophytic in nature, saprophyte, parasitic and holozoite. Saprophyte, parasitic and holozoite. There are three types of nutrition. Saprophytic nutrition. So saprophytic nutrition क्या होता है? जहाँ पे ऑर्गेनिज्म अपना फूड डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, डेड एंड डिकेइंग पार्ट से लेते हैं। जैसे मशरूम क्या है? डेड फंगस है जिससे हम खाना लेते हैं। तो क्या है? सैप्रोफिटिक क्या होता है? फूड है जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। फंगस जो है
कुछ फंजाई है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो कैसे होते हैं, सैप्रोफिटिक नेचर के होते हैं, वो अपना फूड डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेते हैं. सो ये दे ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड देयर बॉडी. बॉडी के बाहर फूड को ब्रेक डाउन करते हैं एंड एब्जॉर्ब्स. सो लाइक एज मशरूम, ब्रेड मोल्ड, यीस्ट एंड बैक्टीरिया. तो ये कैसे होते हैं, सैप्रोफिटिक नेचर के होते हैं. ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं. ये अपना खाना डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं. नेक्स्ट है पैरासिटिक. पैरासिटिक जो है पैरासाइट जो अपनी बॉडी पे अटैक करें, यानी वो किसी के अंदर रह के उससे न्यूट्रिशन लें. तो यू कैन सी द इमेज ऑफ द मशरूम हियर. मशरूम इज द एग्जांपल ऑफ द फंगस. पैरासिटिक न्यूट्रिशन कैसे होते हैं, जो अपना खाना किससे लेते हैं, विदाउट किलिंग दैम, बिना किसी को मारे हुए वो डायरेक्ट फूड को ले लें. न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म होस्ट विदाउट किलिंग दैम, बिना किसी के उनको नुकसान किए हुए डायरेक्ट उनसे फूड का लेना. जैसे है एग्जाम्पल कस्कुटा. ये प्लांट के नाम है. ऑर्चिड्स, पिग्स, लाइस, एनिमल, लीचेस, राउंडवॉर्म, टैपवॉर्म, प्लाज्मोडियम. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द पैरासाइट. जैसे आपने सुना होगा पैरासिटिक है, फ्लेटवॉर्म है जो आँख में चला जाता है, टैपवॉर्म है, राउंडवॉर्म है, लीचेस है जो बॉडी, जैसे आपने देखा होगा कि वो बॉडी में एंटर करती है या फिर किसी के साथ मिलके उसके होस्ट क्या करती है, उससे फूड लेती है. ये कस्कुटा है. अमरबेन है जो एक दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ के उससे फूड का प्रोडक्शन फूड को लेती है. तो इस तरीके के डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो पैरासिटिक इन नेचर होते हैं. जुएँ, सिर में जुएँ पड़ जाते हैं, वो भी पैरासिटिक इन नेचर है. वो एक्टोपैरासाइट है. हमारी जो हेड है उसकी सरफेस पर रहते हैं और वो क्या हमारे करते हैं, जो हमारे हेयर के जो टिप पे न्यूट्रिएंट होता है, प्रोटीन्स होता है, उसको वो डाइजेस्ट करते हैं. तो वो भी पैरासिटिक इन नेचर है. होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है जिसमें डायरेक्टली, यानी इस न्यूट्रिशन इज in which organism takes food directly and then digest and absorb it. Amoeba. Next topic is nutrition in plants. So nutrition in plants, ये प्लांट न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट्स के अंदर होती है जो अपना खाना खुद बनाते हैं. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट प्रिपेयर द फूड बाय यूजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड एंड water in the presence of sunlight and chlorophyll. The food prepared is carbohydrate which is stored in the form of starch. So oxygen is released in this process. So nutrition in plants. Photosynthesis process होती है प्लांट के अंदर. प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के और 12 मॉलिक्यूल्स वाटर के लाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल के उपस्थिति में. क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कहाँ होते हैं, ये होते हैं कहाँ पे आपके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, क्लोरोप्लास्ट के. यहाँ पे स्ट्रोमा लेमिनिया होता है और यहाँ पे ग्रेनम होते हैं. थाइलेकोइड जैसे स्ट्रक्चर, सिंगल वर्ड फॉर्म होती है थाइलेकोइड. और थाइलेकोइड के अंदर जो होती है यहाँ पे ये क्लोरोफिल पिगमेंट, तो दैट इज द ग्रीन कलर के पिगमेंट, इन्हीं को ही हम बोलते हैं क्लोरोफिल. इनकी उपस्थिति में क्या होती है, CO2 और वाटर मिलकर फूड का फॉर्मेशन करते हैं. जो फूड हमें मिलता है वो स्टार्च के फॉर्म में मिलता है. इसकी कई सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्लस ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का कंबाइन स्ट्रक्चर प्लस वाटर एंड 6 ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है. एक ऐसी प्रोसेस है, एनर्जी जो है वाटर मिलता है ऊपर, प्रोडक्ट बनता है. इस प्रोसेस के द्वारा एनर्जी रिलीज हो जाती है. तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट. सो क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये ग्रीन कलर का प्लास्टिड्स है. क्लोरो मीन्स ग्रीन, प्लास्टिड मीन्स पिगमेंट. ग्रीन पिगमेंट है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ, प्लांट्स लाइक एज लीव्स एंड स्टेम. जो स्टेम का ग्रीन पार्ट होता है वहाँ पे ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं. क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होते हैं और इन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स में से क्या होता है, इसमें मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है और इससे क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर
सनलाइट की उपस्थिति में यूवी रेज जहाँ होती है वो और क्लोरोफिल मिलकर क्या बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं। तो ये मेन 3 स्टेप होते हैं। पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट एनर्जी को यानी यूवी रेज आ रही है उनको कैप्चर करता है। पहला काम करता है, क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिट इट ऑफ। यानी फिर क्या होगा, उसके बाद लाइट एनर्जी कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में। देन क्या होगा, नेक्स्ट कन्वर्जन हो गया वाटर मॉलिक्यूल्स, लाइट एनर्जी कन्वर्ट होगी। तो इसके बाद क्या होगा, लाइट जब केमिकल में कन्वर्ट होगी, वाटर मॉलिक्यूल जो है H2O जो बना है वो किसमें स्प्लिट होगा, H2O स्प्लिट होगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। इसके बाद रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होगा, थर्ड स्टेप में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा। यानी रिडक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कार्बन के साथ ऐड होंगे, इससे क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला देखा था। तो 3 स्टेप होगा। सबसे पहले क्या होगा, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी क्लोरोफिल की वजह से, क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कन्वर्जन होगा लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में। फिर उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होंगे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, जिसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म होगा। नेक्स्ट टाइम we have done this one. Next is photosynthesis किस तरीके से हो रही है, कैसी द पिक्चर है। सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है वो कैसी हो रही है, लाइट एनर्जी आ रही है। और लाइट एनर्जी क्या है, जो किसकी फॉर्म में आ रही है, अल्ट्रावायलेट रेज की फॉर्म में आ रही है। वो क्या है, ऑक्सीजन। उसके बाद क्या है, क्लोरोफिल होता है लीव्स के अंदर, लीव्स के यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। और उसमें थाइलेकॉइड में क्या होते हैं, यहाँ पे ग्रेन्यूल्स होते हैं, ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं, इन्हीं को क्लोरोफिल बोलते हैं। और ये क्लोरोफिल क्या करेंगे, ये फिर क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और इधर एटमॉस्फेयर से वाटर जो धूप है वो क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, यहाँ वाटर एब्जॉर्ब करते ऑल ओवर द बॉडी पहुँच रहा है। वो वाटर जो है यूटिलाइज होता है, वाटर और CO2 की क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बना रहा है, सनलाइट की वजह से क्या बना रहा है, फूड का प्रोडक्शन बनेगा। क्या बनेगा, ग्लूकोज फॉर्म, ग्लूकोज का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा। तो फूड जो है स्टार्च के फॉर्म में बनता है। सो यू कैन सी द इमेज हियर। Next is structure of the chlorophyll molecule. So what we have already discussed. You can see here the images. Chlorophyll are the green pigments present inside the leaves. If we observe cross section of leaf under the microscope, we can see the cells containing green dots. Like structure is called chloroplast, which contain chlorophyll molecules. So chloroplast consists of chlorophyll. So you can see the image here. So फर्स्ट जो है ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है, ये प्लांट है। प्लांट के अंदर क्या होते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट मेन जो है रोल प्ले कर रहा है आपका, क्लोरोप्लास्ट कर रहा है। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट में। तो यू कैन सी द इमेज ऑफ द स्टोमेटा। स्टोमेटा जो होते हैं वो कार्ड सेल्स होती है। स्टोमेटा दिन में खुलते हैं और रात में बंद होते हैं। स्टोमेटा क्या है, ओपनिंग ऑफ सेल है, जो क्या होती है, लीव्स के अंदर होती है। क्लोरोफिल क्या है, यानी जब हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से पत्तियों को जब क्रॉस सेक्शन करेंगे तो वहाँ पे हमें दिखाई देगा ग्रीन कलर के डॉट
वर्क्स क्लोरोप्लास्ट के अंदर, दैट मीन्स दिस इज क्या है वो है हमारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। सो यू कैन सी हियर क्लोरोफिल, ये है स्ट्रक्चर। ये जो है ये क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन है, ये वाली जो है इनर मेम्ब्रेन है, और इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है, और ये इनर मेम्ब्रेन है, इनके बीच में स्पेस है, इसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इनके अंदर जो फ्लूइड होता है, जैसा कि हमने सेल के 9th क्लास में पढ़ा था, इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर होता है, और साइटोप्लाज्म जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं। सेम एज यहाँ पे भी है एक्वस फ्लोरल, दैट इज नोन एज स्ट्रोमा। और यहाँ पे जो स्ट्रोमा में जो पड़े होते हैं वो थाइलेकॉइड होते हैं, सिक्के जैसे स्ट्रक्चर होते हुए ग्रुप के फॉर्म में होते हैं, जिसको हम ग्रेनम बोलते हैं। और इस ग्रेना के अंदर ही क्या होती है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होती हैं। कैसे होते हैं वो, ग्रीन इन कलर। यहाँ पे लैमेली है जो अटैच होती है क्लोरोफिल से, थाइलेकॉइड से एक दूसरे से जुड़े होते हैं लैमेली के थ्रू, जिसको हम स्ट्रोमा लैमेली बोलते हैं। और ल्यूमन कैविटी होती है, एक थाइलेकॉइड के अंदर जो कैविटी होती है उसको हम ल्यूमन बोलते हैं, थाइलेकॉइड के अंदर, जहाँ पे फूड का स्टोरेज नहीं है। सीधे स्ट्रक्चर, जब हम क्रॉस सेक्शन करते हैं तो हमें स्टोमेटा दिखाई देते हैं, पोर स्मॉल पोर प्रेजेंट इनसाइड द लीव्स। वो छोटे छोटे पोर जो होते हैं वो स्टोमेटा के होते हैं। स्टोमेटा ये जो प्लांट लीफ दिखा, तो जो प्लांट की जो टिश्यू होते हैं, प्लांट टिश्यू, उनके ऊपर की जो कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं वैक्स क्यूटिकल की कवरिंग होती है, और उसके नीचे होती है एपिडर्मिस की कवरिंग। और यहाँ पे सेंटर में नीजोफिल होता है, नीचे लोअर एपिडर्मिस में यहाँ पे पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज नोन एज स्टोमेटा। गार्ड सेल्स होती हैं जो दिन में खुलती हैं और रात में बंद होती हैं, और इनके अंदर क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट गार्ड सेल्स के साथ। यहाँ पे यू कैन विजुअलाइज हियर, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। तो स्टोमेटा यू कैन सी द इमेज ऑफ प्लांट सेल दिखाया गया है। वहाँ पे प्लांट सेल में सबसे बाहर की जो होती है सेल वॉल होती है, सेलुलोज की बनी होती है, फिर इनर मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन होती है, वैक्यूल जो होते हैं वो सेंटर में होते हैं, और न्यूक्लियस जो होता है साइड में होता है। ये मेन खासियत है कि प्लांट सेल, हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि प्लांट सेल में वैक्यूल जो होते हैं वो सेंटर में होते हैं और न्यूक्लियस जो होते हैं साइड में होता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हमने पूरा इमेजेस दिखाई हुई है, यू कैन सी द इमेज है। इस तरीके से स्टोमेटा ओपन होते हैं, वो क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज होता है स्टोमेटा के अंदर होते हैं। दिन में स्टोमेटा जो होते हैं बंद हो जाते हैं, रात में खुलते हैं। कंसंट्रेशन यू कैन सी द, ऐसे गार्ड सेल्स होती है, गार्ड सेल्स होती है, और ये गार्ड सेल्स में यहाँ पे ओपनिंग होती है, स्टोमेटा की ओपनिंग होती है, जहाँ पे क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन अंदर एंटर करता है, CO2, और वो CO2 ये दिखा रखा है वाटर वेपर। गार्ड सेल्स जैसे ही, तो भाई दिन में स्टोमेटा क्यों खोलते हैं, क्योंकि दिन में CO2 की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, और ऑक्सीजन की CO2 जो है वो निकालता है और O2 लेता है, तो ऑक्सीजन एंटर करता है तो स्टोमेटा खुलता है और CO2 बाहर निकलता है। रात में क्या होता है, ज़्यादातर प्लांट जो होते हैं वो ऑक्सीजन लेना, CO2 जो है वो, कुछ प्लांट्स तो ऐसे होते हैं कि वो ऑल टाइम ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं वो उल्टा करते हैं। तो इस कारण से क्या है, तो स्टोमेटा जो है वो ओपन होते हैं टू अलाउ द कार्बन डाइऑक्साइड टू एंटर इन द लीफ एंड वाटर वेपर्स टू लीव। वाटर वेपर्स बाहर निकलते हैं और CO2 अंदर एंटर करता है, तो स्टोमेटा खुलते हैं करना। CO2 जाता है थोड़ा गैसेस एक्सचेंज, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। गैसेस डिफ्यूज होती है। नेक्स्ट, we have already seen this format of this.
सारी इमेजेस देख ली, स्टोमेटा के बारे में यहाँ पढ़ लेते हैं। स्टोमेटा क्या होते हैं? टीनी पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द लीव्स थ्रू व्हिच exchange of gases takes place inside this pore. So each stomata has a pair of guard cells. So you can see the image here. ये जो है स्टोमेटा है और यहाँ पे ये क्या है? ये है गार्ड सेल्स। ये आप देखते हैं, ये है इनकी इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल और ये है गार्ड सेल्स। कितने लाइक स्ट्रक्चर, बीन शेप स्ट्रक्चर यू कैन सी हियर। So ये होती है guard cells, one pair of guard cells present which control the opening and closing of the stomatal pore. When water enters the guard cells, it will be swelled or and pores open. और जब when the guard cells lose water, it will be swelled, the pores close. तो स्टोमेटा खुलने और बंद होने का रीजन क्या है? वाटर का जब एंटरिंग होती है तो स्टोमेटा जो होते हैं वो खुल जाते हैं, और छोड़ देते हैं तो वाटर रिलीज होता है तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। तो स्टोमेटा है, यानी क्रॉस सेक्शन दिख रहा है यहाँ पे। ये माइक्रोस्कोप के अंदर हमने जब देखा तो इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया जो स्टोमेटा विजुलाइज होगी। जब हमने कोई प्लांट्स लीव्स ले लीव्स प्रेस किया, प्रेस करके वहाँ से स्टोमेटा हम देख रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं। You can see the image here. ये है सरफेस व्यू, ये है क्रॉस सेक्शन। सरफेस व्यू में ये जो गार्ड सेल्स के ऊपर की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मल सेल। मेम्ब्रेन फॉर्म क्या नाम दे रहे हैं? एपिडर्मल सेल। और यहाँ पे थिकन इनर सेल वॉल ऑफ गार्ड सेल है, यहाँ न्यूक्लियस है इनके अंदर, और यहाँ पे ये क्या है? इस तरीके से पूरी की पूरी क्या है? एपिडर्मल सेल है। स्टोमा का क्रॉस सेक्शन दिखाया है यहाँ पे किसी गार्ड सेल्स और एपिडर्मल सेल्स है। यहाँ पे वाटर डिफ्यूजेस, गार्ड सेल्स का स्वेलिंग हो जाना है। वाटर डिफ्यूज इनटू गार्ड सेल्स व्हिच कॉज देम टू ओपन ऑन हॉट और ड्राई डेज। गार्ड सेल्स विल लेस वाटर, दे रिलैक्स इन स्टोमा क्लोज। तो स्टोमेटा जब वाटर लीव हो जाएगा, एंटर करेगा तो स्टोमेटा खुल जाएगा, और जब निकल जाएगा बाहर इस तरीके से स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। ये क्लोज स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है और ये ओपन स्टोमेटा का है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। स्टोमेटा क्या है? एक टीनी पोर्स हैं, छोटे छोटे पोर्स जो लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करते हैं। दिन में स्टोमेटा खुलते हैं, रात में बंद होते हैं, क्योंकि वाटर जो है एंटर करता है, जब सेल फूल जाती है और जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाती है। जैसे ही सेल लीव पानी को निकालती है बॉडी से, प्लांट की बॉडी से, वैसे ही क्या होगा? धीरे धीरे जाने के बाद क्या होगा? फिर स्टोमेटा क्लोज हो जाती है। You can see the image here. Separate areas दिखाई है। Next is nutrition in animals. हमने अब तक प्लांट्स में न्यूट्रिशन देख लिया, अब हम एनिमल्स की बात करते हैं। अमीबा में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है? तो अमीबा कैसा है? अमीबा यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सो आंसर इज अमीबा इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि का मतलब होता है जो सिंगल सेल से मिलकर बनी होती है। तो अमीबा यूनिसेलुलर है और पानी में रहता है अमीबा, और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर साथ के बाहर। ये फूड को कैसे लेता है? फूड को फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम सूडोपोडिया बोलते हैं। उसके थ्रू प्रोजेक्शंस होते हैं, उसके थ्रू फूड लेता है। फूड जो है वैक्यूल में एंटर करता है। तो इनसाइड द फूड वैक्यूल फूड इज डाइजेस्टेड, वहाँ पे जाके फूड डाइजेस्ट होता है और एब्जॉर्ब होता है। अनडाइजेस्टेड फूड इज देन सेंट आउट थ्रू द सरफेस ऑफ द सेल। सेल की सरफेस से बाहर निकल जाता है। तो यू कैन सी द इमेज हियर। कोई इमेजेस दिखा रही है यहाँ पे, सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा हाइटों का वाला नहीं, सिंपल है। न्यूट्रिशन एनिमल्स में न्यूट्रिशन अमीबा की बात कर रहे हैं। अमीबा कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर यानी एक सेल से बना होता है, पानी के अंदर रहता है और फूड को लेता है। एक फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती है इसकी बॉडी के बाहर, और जिसको हम सूडोपोडिया बोलते हैं। सूडोपोडिया के थ्रू फूड को इस तरीके से ये अनगल्फ कर देता है। अनगल्फ करने के बाद इसके अंदर वैक्यूल होते हैं, वहाँ पर जाके ये अंदर एंटर कर जाता है। अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट मटीरियल है, जो अनडाइजेस्टेड है, उसको वैक्यूल के थ्रू बाहर निकाल के बॉडी सरफेस से बाहर निकाल देता है। फूड वैक्यूल होते हैं इसके अंदर, फूड पार्टिकल्स होते हैं इस तरीके से। यू कैन सी द इमेज। इसके अंदर ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज सूडोपोडिया। और सूडोपोडिया जो है वो क्या कैसे किस तरीके से फूड को ले रहा है, फूड लेने के बाद एंटर कर गया,
फूड वैक्यूल के अंदर फूड पार्टिकल्स का वेस्ट न्यूक्लियर जो है इस सरफेस से बाहर निकलते हैं। न्यूक्लियस ये है पूरा न्यूक्लियस अमीबा का स्ट्रक्चर। यहाँ पे फूड एनगल्फ हो रहा है किसके थ्रू, ये फूड एनगल्फ हो रहा है स्यूडोपोडिया के थ्रू। स्यूडोपोडिया है ये जो प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं कैसे हैं, स्यूडोपोडिया। और फिर एंटर करने के बाद फूड वैक्यूल के अंदर क्या है, वैक्यूल के अंदर क्या होता है, यहाँ इजेशन प्रोसेस होगी और बेस मटेरियल जो है वो तो डाइजेशन एंड एसिमिलेशन होगा और न्यूट्रिशन इस तरीके से अमीबा में न्यूट्रिशन है। ह्यूमन बीइंग का न्यूट्रिशन की बात करें सबसे इम्पोर्टेंट डाइजेस्टिव सिस्टम, किस तरीके से ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन प्रोसेस होती है। तो यहीं तक मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में हम पूरा डिस्कस करेंगे। तब अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यूट्यूब पे जाइए और चैनल पर डालिए स्टडी क्यू क्लासेस, वहाँ पे आपको स्टडी क्यू क्लासेस मिल जाएंगी। स्टडी क्यू क्लासेस में आप वहाँ से ये पूरा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, जहाँ पे हमारी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, हमारे मैथ की क्लासेस, SST 6 to 12 तक हमारी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। ये वीडियोस हमारी फ्री में अवेलेबल है। इससे रिलेटेड जो भी स्टडी है वो हमारी टीचमेंट ऐप पे होती है, और टीचमेंट ऐप पे आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करके टीचमेंट ऐप पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको एक क्लास की तरह फील होगा, वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा, होमवर्क, वर्कशीट्स मिलेगी, और इसके अलावा वहाँ पे आपको कुछ कंटेंट मिलेगा जो कंपटीशन बेस्ड होगा, और छोटे छोटे क्विज कॉम्पिटिशन्स होंगे वहाँ पे। तो इस तरीके से उस ऐप से जुड़कर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। बहुत ही कम अमाउंट रखा गया है वहाँ पे जुड़ने के लिए, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे जाके आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी हैव कंप्लीटेड द पार्ट 1 ऑफ द लाइफ प्रोसेस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। सब्सक्राइब माई चैनल।